हेलो बच्चों, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर। अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स से यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर है, टॉपिक है बाजार एवं बाजार के प्रकार यानी मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, इस चैप्टर से सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। बाजार यानी मार्केट चैप्टर आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 10 से 15 मार्क्स आपके एग्जाम में आता है प्रत्येक साल, याद रखिएगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बाजार यानी मार्केट चैप्टर। ठीक है, वीडियो को अंतिम तक देखिए, सभी क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबरिया, 3 नंबरिया, 5 नंबरिया। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर सवाल, बाजार की परिभाषा दीजिए, यानी मार्केट क्या है। ठीक है, व्हाट इज मार्केट, डिफाइन मार्केट, बाजार किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जनरली यही सोचते होंगे, यही जानते हैं कि बाजार एक फिक्स एरिया होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, जहां पर किसी वस्तु का क्रेता विक्रेता उपस्थित होकर के एक कीमत पर आपस में लेन देन खरीद बिक्री करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाजार कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, कोई फिक्स एरिया नहीं है, बाजार कहीं भी लग सकता है। आप जरा सोच के देखिए, आपका जो गांव का हटिया है या जो लगता है मेला, ठीक है, फील्ड में आपका जो गांव का मैदान में लगता है हटिया या मेला, तो क्या सब दिन लगता है मेला, सब दिन लगता है हटिया? नहीं, सप्ताह का 1 दिन या 2 दिन लगता है हटिया, कभी कभी लगता है मेला। इसका मतलब वह क्षेत्र बाकी दिन मार्केट नहीं कहलाया, बाकी दिन वहां पर क्रेता विक्रेता नहीं आया, भीड़ नहीं हुआ। जिस दिन लगा मेला या हटिया उस दिन वो मार्केट कहलाया। यानी मार्केट कहीं भी हो सकता है, मार्केट कोई फिक्स एरिया नहीं है, कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, बशर्ते किसी क्षेत्र में क्रेता विक्रेता होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए और वस्तु का एक कीमत पर आपस में लेन देन खरीद बिक्री होना चाहिए, वह क्षेत्र मार्केट कहलाएगा। ठीक है, मार्केट इट इज ए एरिया बट नॉट ए फिक्स एरिया। जरा सोचिए कि आपका जो गांव का चौक है आज बाजार बन गया है, पूरा भीड़ भाड़ है, खरीद बिक्री होता है। क्या कुछ साल पहले वो चौक था, बाजार था? नहीं था। वहां पर कोई विक्रेता वस्तु बेचने आया, मतलब बहुत सारा लोग दुकान खोला, बहुत सारा कस्टमर वस्तु खरीदने आया, तो विक्रेता बेचने, कस्टमर खरीदने आया, भीड़ भाड़ हुआ, आपस में वस्तु का लेन देन खरीद बिक्री एक दाम पर होने लगा। देखिएगा वो चौक बन गया, वो बाजार बन गया। तो मार्केट इट इज ए एरिया बट नॉट ए फिक्स एरिया। मार्केट कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में यदि क्रेता विक्रेता आ गया, वस्तु का एक दाम पर लेन देन खरीद बिक्री होने लगा, तो वो एरिया मार्केट कहलाएगा, वो क्षेत्र बाजार हो जाएगा, बाजार कहलाएगा। समझे? पढ़िए बाजार की परिभाषा। आंसर, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसी विशेष स्थान मतलब निश्चित क्षेत्र से नहीं होता है, बल्कि उन सभी क्षेत्रों को बाजार कहा जाता है जहां पर किसी वस्तु की क्रेता एवं विक्रेता उपस्थित होकर आपस में एक प्रभावी कीमत पर वस्तुओं की खरीद बिक्री लेन देन करते हैं। प्रभावी कीमत का अर्थ क्या होता है कि क्रेता विक्रेता जिस कीमत पर सहमति होकर के मोल भाव करके आपस में लेन देन खरीद बिक्री करता है, उसी को बोलेंगे प्रभावी कीमत। समझे? देखिए बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या किया? पहला, एक क्षेत्र का होना, दूसरा क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति होना, तीसरा एक वस्तु का होना, चौथा वस्तु का एक मूल्य होना। यानी किसी भी क्षेत्र में यदि क्रेता विक्रेता उपस्थित हो जाएगा, एक वस्तु का एक मूल्य पर आपस में लेन देन खरीद बिक्री होने लगेगा, तो वो एरिया मार्केट बन जाएगा। यानी मार्केट इट इज एरिया बट नॉट ए फिक्स एरिया। बाजार कोई भी क्षेत्र में लग सकता है, बाजार कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई फिक्स एरिया में नहीं होगा। यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट यहीं लगेगा, मार्केट वहीं लगता है, मार्केट वहीं होता है, ऐसा नहीं है। मार्केट कहीं भी हो सकता है, बशर्ते वहां पर क्रेता विक्रेता होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए और वस्तु का एक दाम पर लेन देन खरीद बिक्री होना चाहिए, वो मार्केट बन जाएगा, वो एरिया मार्केट कहलाएगा। समझे? आगे पढ़िए। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 है, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? कंपटीशन होता है, कंपटीशन। तो
कंपटीशन प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए पहला ए नंबर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरा बी नंबर है एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। तीसरा सी नंबर है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। चौथा देखिए डी नंबर है अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, अब थोड़ा समझिए चारों मार्केट क्या क्या है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता यानी पूरा पूरी कंपटीशन, इसको बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब जरा सोचिए कौन सा मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता होगा, पूरा पूरी कंपटीशन होगा। तो कहता है एक ऐसा बाजार जिसमें किसी समरूप वस्तु का, माने एक जैसा वस्तु का बहुत अधिक विक्रेता एक ही जगह उपस्थित होगा। तो यदि समरूप वस्तु का, एक जैसा वस्तु का बहुत विक्रेता, बहुत अधिक विक्रेता यानी फर्म, विक्रेता उसी को बोलेंगे फर्म, एक ही जगह उपस्थित होगा तो आपस में कंपटीशन चलेगा। तो आपस में कंपटीशन चलेगा तो समरूप वस्तु का सबके पास एक समान दाम पाया जाएगा। सोचिए जब किसी समरूप वस्तु का बहुत अधिक विक्रेता एक ही जगह बेचेगा वस्तु, तो आपस में कंपटीशन होगा वस्तु बेचने के लिए कि हम अधिक बेचेंगे, हम अधिक लाभ कमाएंगे, इस तरह कंपटीशन होगा। तो वहां पर समरूप वस्तु का सबके पास एक समान दाम पाया जाएगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है कि इसमें विक्रेताओं की संख्या अनेक होती है, एक ही जगह पर होती है और सभी विक्रेता के पास एक समान समरूप वस्तु होता है। जैसे मान लीजिए सबके पास पतंजलि का साबुन है, पतंजलि 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 का साबुन है, पतंजलि साबुन है, तो बोले सबके पास दाम क्या रहेगा 10 10 10। यानी जब एक ही जगह पर सब कोई एक जैसा समरूप वस्तु बेचेगा तो कंपटीशन के चलते सबके पास दाम भी एक समान पाया जाएगा, जिसको बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। समझे, आगे चलिए। आगे देखिए दूसरा बी नंबर है एकाधिकार बाजार, एक का अधिकार यानी एक ही विक्रेता होगा, मोनोपोली मार्केट। मोनो माने एक, पोली माने विक्रेता, इसमें एक ही विक्रेता होगा। तो बोलता है एक ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु का ओनली वन विक्रेता हो, ओनली वन फर्म हो, ओनली वन विक्रेता हो, ओनली वन सेलर हो, उसको बोलेंगे मोनोपोली एकाधिकार बाजार। यानी इस बाजार में ना पतंजलि साबुन बेचने वाला एक ही दुकानदार है, दूसरा दुकानदार कोई ऐसा है ही नहीं जो पतंजलि बेचेगा या दूसरा कंपनी का साबुन बेचेगा। पूरा मार्केट में साबुन बेचने वाला एक ही दुकानदार है, ना तो कोई दूसरा दुकानदार ऐसा है जो बेचेगा पतंजलि या तो दूसरा कंपनी का भी साबुन बेचेगा, कोई नहीं, कोई निकट स्थानापन्न नहीं। ठीक है, ना तो हम जो बेच रहे हैं वो बेचेगा, ना तो हमको टक्कर देने के लिए दूसरा कंपनी का भी साबुन बेचेगा। तब बोलेंगे एकाधिकार। एकाधिकार मतलब पूरे मार्केट में साबुन मेरे पास मिलेगा पतंजलि, दूसरा कोई दुकानदार है ही नहीं जो साबुन बेचता है, ना पतंजलि ना लक्स ना लाइबॉय, माने मेरा साबुन भी नहीं और दूसरा साबुन भी नहीं, मेरा वाला भी नहीं और हमको टक्कर देने के लिए दूसरा कंपनी का भी साबुन नहीं, मतलब कोई निकट स्थानापन्न नहीं। मतलब मेरे नजदीक में, मेरे निकट में, मेरे स्थान पर बोलिएगा कि दूसरा कंपनी का साबुन बेचेगा, वो भी नहीं, मेरा वाला भी नहीं, निकट स्थानापन्न भी नहीं, मतलब मेरे स्थान पर दूसरा कोई कंपनी का साबुन भी नहीं। तब बोलेंगे एकाधिकार, मोनोपोली। समझे, आगे पढ़िए। देखिए आगे देखिए सी नंबर है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये क्या होता है, बोलता है एक ऐसा बाजार जिसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, बहुत अधिक नहीं बोलेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह नहीं, अधिक बोलेंगे, लेकिन सब विक्रेता के पास एक समान समरूप वस्तु नहीं होता है, सबके पास वस्तु काम एक करेगा, सबके पास, सभी विक्रेता के पास, फर्म के पास जो वस्तु है काम एक करेगा, लेकिन उसका कंपनी, क्वालिटी, रंग, रूप, सुगंध, गंध अलग अलग होगा। मतलब यहां पर विक्रेता ज्यादा होता है लेकिन सभी विक्रेता के पास एक समान समरूप वस्तु नहीं होता है, वस्तु होगा विभेदीकृत, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जो आपस में निकट स्थानापन्न होगा। मतलब एक के स्थान पर हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, एक के जगह पर हम दूसरा का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वालिटी अलग है, रंग, रूप, साइज, आकार अलग है, काम एक करेगा, कंपनी अलग, साइज अलग, क्वालिटी अलग, रंग, रूप, आकार अलग, इस तरह का। जैसे कोई बेच रहा है पतंजलि का साबुन, कोई लक्स, कोई लाइबॉय, कोई सिंथॉल, ठीक है, कोई डव, कोई निरमा, इस तरह से। तो बोलिए सबके पास साबुन है तो प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन होगा, ऑटोमेटिक होगा। जब सबको साबुन बेच रहा है आपस में तो कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा, लेकिन सबके पास अपना एक एक कंपनी है। तो जब सबका अपना एक एक अलग अलग कंपनी है तो क्या हो गया, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी मतलब सबका अपना अकेला अकेला कंपनी है, एकाधिकारी। और प्रतियोगिता मतलब सबके पास साबुन है, सबसे नहाएंगे ना, सब काम एक करेगा ना, तो कंपटीशन होगा।
ये बोलेगा मेरा साबुन लगाओ, मेरा साबुन लगाने से बाल उड़ेगा नहीं। कोई बोलेगा मेरा साबुन लगाओ, बाल में गंदगी नहीं बैठेगा। कोई बोलेगा मेरा साबुन लगाओ, 4 दिन गंद करेगा साबुन का। कोई बोलेगा मेरा साबुन लगाओ, अच्छा सुगंध है, अच्छा काम करेगा। इस तरह लोग कंपटीशन करेगा, प्रतियोगिता करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। इसी मार्केट में होता है प्रचार प्रसार। सब कोई अपना अपना साबुन का प्रचार करेगा, मेरा साबुन में ये है, मेरा साबुन में ये है, इस तरह का प्रचार करेगा। समझे? देखिए आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि इस मार्केट में विक्रेता अधिक होता है लेकिन सबके पास वस्तु रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, उसको बोलेंगे विभेदीकृत। जैसे कि सबको बेच रहा है कोलगेट लेकिन कंपनी अलग है। किसी के पास पतंजलि कोलगेट, किसी के पास मैक्स फ्रेश, किसी के पास बबूल, किसी के पास पेप्सोडेंट, किसी के पास डबर लाल, किसी के पास क्लोजअप। तो बोलिए सब तो कोलगेट है, सबसे मुंह धोएंगे, सब तो टूथपेस्ट है, मुंह धोएंगे, लेकिन कंपनी अलग है, क्वालिटी अलग है, रंग रूप साइज अलग है। उसको बोलेंगे निकट स्थानापन्न वस्तु, कि मेरे निकट में मेरा वस्तु नहीं बेच रहा है लेकिन हमको टक्कर देने के लिए अलग कंपनी का अलग क्वालिटी का साबुन बेच रहा है, कोलगेट बेच रहा है। जो यदि कस्टमर मेरा वाला नहीं लेगा तो मेरे स्थान पर वो दूसरा कंपनी का साबुन ले सकता है। समझे? इसको बोलेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इसमें निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती है, वस्तुएं होती है विभेदीकृत, समरूप नहीं, एक समान नहीं, विभेदीकृत। आगे पढ़िए। आगे है अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट। इसका मीनिंग क्या हुआ? अल्पाधिकार जिसमें विक्रेता अल्प होगा, जिसमें कुछ ही फर्म होता है, कुछ ही विक्रेता होता है। देखिए विक्रेता माने फर्म यानी मॉल जो बाजार में है, फर्म यानी उसको हम लोग विक्रेता बोलेंगे। तो अल्पाधिकार माने क्या? ओलिगोपोली जिसमें कुछ ही फर्म होगा, कुछ ही विक्रेता होगा। वो या तो एक समान समरूप वस्तु बेचेगा या तो फिर डिफरेंट डिफरेंट वस्तु बेचेगा। तो जनरली डिफरेंट डिफरेंट वस्तु ही बेचता है। गांव का चौक चौराहा का मार्केट जहां पर कुछ विक्रेता होता है, अल्प विक्रेता होता है, अल्प। ठीक है, यानी ये एकाधिकारी प्रतियोगिता के तरह ही एक बाजार है। अंतर क्या है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में बेसी विक्रेता होता है, विक्रेता ज्यादा होता है। इसमें विक्रेता अल्प होगा, अल्प यानी विक्रेता कुछ होगा। इसमें कुछ ही विक्रेता होता है, कुछ ही इसमें विक्रेता होता है, जो या तो एक समान समरूप वस्तु बनाता बेचता है या तो फिर अलग अलग वस्तु बनाता बेचता है। समझे? आगे पढ़िए। आगे देखिए, आगे देखिए है सवाल नंबर 3, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, आंसर पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है। देखिए कितना बार आया है, देखिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैक 2009, 12, 15, 16, 18, 19, 23 देख रहे हैं कितना बार दिया? देखिए समझिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए 2026। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आपको 5 मार्क्स में देगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन देगा, दोनों मिला के देगा। बाजार क्या है और क्या विशेषता है, समझे? बढ़िया से देखिए। आपको पहले ही बोल दिए कि एक ऐसा बाजार जिसमें एक ही जगह पर एक समरूप एक समान वस्तु बेचने वाला बहुत अधिक विक्रेता होता है, और जहां विक्रेता ज्यादा होगा, आपस में कंपटीशन होगा, तो एक ही दाम पाया जाएगा। तो समरूप वस्तु, सबके पास वस्तु एक जैसा समान है तो दाम भी एक समान रहेगा ना। और एक बात, जहां विक्रेता बेसी रहेगा वहां पर कंपटीशन होता है तो वहां पर कस्टमर भी अधिक जाएगा। हम लोग अपना गांव छोड़ करके हटिया बाजार क्यों जाते हैं? क्योंकि हटिया बाजार में विक्रेता बेसी होता है, आपस में लड़ता है, कंपटीशन करता है, चिल्लाता है, तो फायदा वहां कस्टमर को होगा। जब मास्टर लोग लड़ता है तो फायदा स्टूडेंट को होता है। उसी तरह से जब विक्रेता लड़ेगा तो फायदा कस्टमर को होगा, इसीलिए यहाँ पर विक्रेता अधिक होता है। समझे? पढ़िए। यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक समान समरूप वस्तु की खरीद बिक्री करने वाले बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। इसमें एक क्रेता या एक विक्रेता वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। अब बोलिए, पूर्ण प्रतियोगिता है, बहुत अधिक क्रेता विक्रेता है, तो कोई एक क्रेता या एक विक्रेता चाहेगा हम दाम प्रभावित कर दें, दाम कम बेसी कर दें, होगा नहीं। जहां पर बहुत अधिक लोग रहते हैं वहां पर सबका मिला के बात चलेगा, किसी एक का बात नहीं चलेगा। कोई एक विक्रेता क्रेता चाहेगा दाम कम बेसी कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरा ग्रुप चाहेगा, पूरा चाहेगा समूह, तबे दाम कम बेसी हो सकता है पूर्ण प्रतियोगिता में। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में ना पूरे बाजार में वस्तु का एक ही दाम चलता है, एक ही कीमत रहेगा प्रचलित। समझे? और एक बात समझिए, पूर्ण प्रतियोगिता में ना सब विक्रेता यानी सभी फर्म एक समान समरूप वस्तु बेच रहा है, सभी मॉल, सभी विक्रेता एक समान वस्तु बेच रहा है, तो आपस में कंपटीशन है। इस कंपटीशन को देखते हुए ना कंपनी यानी उद्योग ही दाम लिख के दाम तय करके भेज देता है।
वो जानता है कि सबको एक समान वस्तु ले जा रहा है। यदि हम दाम तय नहीं करेंगे तो कोई दाम कर देगा ज्यादा, कोई दाम रखेगा कम, कोई लाभ कमाएगा ज्यादा, कोई दाम रख देगा बेसी, कोई कम। यानी एक ही वस्तु का मार्केट में अलग अलग दाम हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। जब कंपनी एक है तो सबके पास दाम सेम होना चाहिए। तो यही कंपटीशन को देखते हुए ना उद्योग ही दाम तय कर देगा पहले। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग कीमत निर्धारक होता है। मालिक माने कंपनी, उद्योग, इंडस्ट्री कीमत निर्धारक होगा, वही दाम तय करके, वही दाम लिख करके वस्तु को भेज देगा। और सभी फर्म, सभी विक्रेता उद्योग द्वारा तय किए गए कीमत को स्वीकार करके बाजार में वही कीमत पर अपना वस्तु को बेचता है जो उद्योग तय किया है। इसीलिए बोलेंगे फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता क्या, कीमत स्वीकारक या कीमत प्राप्त करता या कीमत ग्रहण करता। जो उद्योग दाम तय किया है वही कीमत को एक्सेप्ट करके बाजार में सभी फर्म विक्रेता वस्तु को उसी दाम पर बेचेगा। तो यहाँ पर फर्म होगा कीमत स्वीकारक या कीमत प्राप्त करता, और होगा उद्योग क्या होगा, कीमत निर्धारक। समझे? उद्योग प्राइज मेकर, फर्म प्राइज टेकर। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। विशेषता देखिए, विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं देखिए। जैक 2015, 16, 18, 19, 23 देख रहे हैं कितना भर दिया। देखिए देखिए पहला ए नंबर है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। ठीक है, क्या बोला, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कोई क्रेता या विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है। जब विक्रेता क्रेता बेसी रहेगा एक ही वस्तु का, तो किसी एक क्रेता या एक विक्रेता का बात नहीं चलेगा, सबको जो चाहेगा वही होगा। इसलिए कोई एक क्रेता या विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित कम बेसी नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। दूसरा बी नंबर, वस्तु की समरूप इकाइयां। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली इकाइयां एक समान यानी समरूप होती है। सब विक्रेता के पास एक समान समरूप वस्तु है, तब पूरा पूरी कंपटीशन है, तब एक समान दाम है। आगे चलिए, आगे पढ़िए। देखिए देखिए आगे सी नंबर है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना एक समान समरूप वस्तु का बहुत अधिक विक्रेता है, तो यहाँ पर कोई कस्टमर ठगाएगा नहीं। जब कस्टमर वस्तु खरीदने जाएगा, वस्तु लेने जाएगा, वस्तु जाएगा खरीदने के लिए, तो वह न भिन्न भिन्न दुकानदार से वस्तु का दाम पूछ लेगा और वस्तु का सही दाम मालूम कर लेगा। यदि कोई विक्रेता वस्तु का दाम बेसी बोलेगा, उसके पास लेवे नहीं करेगा, क्योंकि देख रहा है कि सामने वाला वही वस्तु दे रहा है कम दाम में, तो हम क्यों लेंगे इसके पास, लेंगे उसी के पास। तो यहाँ पर कोई कस्टमर ठगाएगा नहीं। अच्छा, विक्रेता लोग को भी पता रहेगा कि मेरा पड़ोसी दुकानदार, जो मेरा पड़ोसी भाई दुकानदार है, वो कितना बेच रहा है, क्या बेच रहा है। यानी कस्टमर को भी और दुकानदार को भी, दोनों को पूर्ण ज्ञान रहेगा, कोई या ठगाएगा नहीं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। इसीलिए कोई भी क्रेता वस्तु की प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीदता है। यहाँ पर कोई बेसी दाम देना नहीं चाहेगा। आगे पढ़िए, देखिए आगे क्या है। देखिए पढ़िए 4 नंबर डी नंबर, फर्मों के प्रवेश एवं निष्कासन की स्वतंत्रता। देखिए कोई भी नया फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में एंट्री कर सकता है और कोई भी पुराना फर्म इससे बाहर जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा फर्म है। पूर्ण प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, तो एगो नया फर्म आ जाएगा या पुराना फर्म बाहर निकल जाएगा तो क्या फर्क है, प्रतियोगिता कम थोड़े होगा। जब किसी में ऑलरेडी बेसी फर्म है, पूर्ण प्रतियोगिता है, बहुत ज्यादा विक्रेता है, तो कोई एक नया विक्रेता आ जाए या पुराना विक्रेता चल जाए, प्रतियोगिता उतने रहेगा, क्योंकि ज्यादा विक्रेता, ज्यादा फर्म है। समुद्र में एक गिलास पानी एक्स्ट्रा डाल दें या समुद्र से एक गिलास पानी एक्स्ट्रा निकाल लें, क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र तो अनंत है, वह तो अनंत पानी है। उसी तरह यहाँ पर प्रतियोगिता रहबे करेगा, कोई नया चले आए, कोई पुराना निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नया फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी पुरानी फर्म उद्योग से बाहर जा सकती है, अर्थात फर्मों के उद्योग में आने जाने पर कोई प्रतिबंध, कोई रोक टोक नहीं होगा। समझे? आ सकता जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन है, तो आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपटीशन बरकरार रहेगा। आगे पढ़िए, देखिए ई नंबर देखिए, मांग वक्र का ढाल। अब देखना है पूर्ण प्रतियोगिता में डिमांड कर्व, मांग वक्र कैसा होगा। ठीक है, यही मेन है, यहां से क्वेश्चन बेसी देता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, ईडी बराबर इंफिनिटिव होता है, जिसके कारण इसमें औसत आगम AR एवं सीमांत आगम MR परस्पर बराबर होते हैं तथा यह रेखा एक्स अक्ष के समांतर पड़ी हुई रेखा के रूप में होती है। देखिए समझिएगा बढ़िया से, पूर्ण प्रतियोगिता है, पूरा पूरी कंपटीशन है,
सबके पास एक जैसा वस्तु है, सभी दुकानदार सभी फर्म के पास, तो जब वस्तु रहेगा एक जैसा तो कंपटीशन है पूरा, तो दाम भी रहेगा एक जैसा, ठीक है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में इधर क्या होगा, प्राइस, इधर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, यानी बेची जाने वाली मात्रा, ठीक है। तो जब सबके पास वस्तु सेम है, पूरा पूरी कंपटीशन है, तो दाम यानी प्राइस क्या रहेगा, सबके पास एक समान रहेगा। चाहे आप वस्तु नहीं लीजिए जीरो, चाहे कम लीजिए, चाहे अधिक लीजिए, यानी क्वांटिटी 1 हो चाहे क्वांटिटी 2 हो, ठीक है, सबके पास दाम एक समान पाया जाएगा। और जब कीमत रहता है स्थिर, तो प्राइस बराबर क्या होता है, ए आर, तो ए आर भी क्या रहेगा, स्थिर। और जब ए आर स्थिर रहता है तो क्या होता है, ए आर बराबर एम आर, यानी औसत आगम बराबर सीमांत आगम होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि जब मांग में परिवर्तन हो और कीमत में परिवर्तन नहीं हो तो मांग की लोच क्या होती है, ईडी बराबर क्या होती है, इंफिनिटिव, क्या बोलेंगे इसको, पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। देखिए ट्रिक है, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार, ईडी बराबर क्या, इंफिनिटिव, क्योंकि यहाँ पर मांग में चेंज हुआ लेकिन दाम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग मांग की लोच पढ़े हैं। ईडी बराबर बोले क्या पढ़े, ऊपर क्या पढ़ते हैं, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, मतलब ऊपर डिमांड नीचे प्राइस। बोलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड में चेंज है, क्वांटिटी में चेंज है, मान लीजिए 10, प्राइस में कोई चेंज नहीं, देखिए प्राइस एक ही तो है, कितना, जीरो, तो जब जीरो नीचे है कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसलिए मांग की लोच क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, पूर्णतः लोचदार, ठीक है। और जब कीमत स्थिर है तो कीमत बराबर होता है ए आर, तो ए आर स्थिर रहेगा, और जब ए आर स्थिर होता है तो ए आर बराबर एम आर होता है। तो याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान कीमत, जिसके चलते ए आर बराबर एम आर, औसत आगम बराबर सीमांत आगम, और ये जो मांग रेखा होगा, डिमांड कर्व जो डी डी होगा ना, वह एक्स अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। जिस तरह जा रहा है एक्स अक्ष उस तरह ये भी जाएगा, एक्स अक्ष क्या होगा, समांतर होगा मांग रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। और पूर्ण प्रतियोगिता है तो होगा पूर्ण लोचदार, ईडी बराबर इन्फिनिटी। चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़िए। देखिए अगला आ गया मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैक 2014, 17, 19, ठीक है, एकाधिकार बाजार, ये भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए पढ़िए सवाल नंबर 4, एकाधिकार बाजार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोली, मोनो माने एक, पोली माने विक्रेता, एक ही विक्रेता होगा। इस बाजार में ना कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होगा, यानी हम जो बेच रहे हैं पतंजलि का कोलगेट, पतंजलि का साबुन, तो दूसरा दुकानदार ऐसा कोई होगा ही नहीं जो पतंजलि बेचेगा या दूसरा कंपनी का भी साबुन बेचेगा। मतलब पूरा मार्केट में साबुन मेरे पास है, ना तो दूसरा के पास मेरा वाला साबुन है, ना दूसरा कंपनी का साबुन है, साबुन है ही नहीं, हम ही है खाली जो मेरे पास मिलेगा, एक कंपनी एक साबुन, एक ही दुकानदार, समझे। पढ़िए, एक अधिकार शब्द का अर्थ एक का अधिकार होता है, अर्थात बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो। एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। याद रखिएगा, एकाधिकार बाजार उसको बोलेंगे जिसमें किसी वस्तु का एकमात्र विक्रेता हो, और जब विक्रेता एक होगा तो वही अकेला विक्रेता वस्तु का सप्लाई जितना करेगा, जितना करना चाहेगा उतना करेगा वो। यदि वो वस्तु का सप्लाई अधिक करना चाहेगा तो दाम कम कर देगा, वस्तु का सप्लाई कम करना चाहेगा दाम बढ़ा देगा, मतलब उसका अपना मन मर्जी चलेगा, मन मर्जी, क्योंकि वो अकेला है। तो ये बोल तो दिया, एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा, पूर्ण मतलब पूरा वस्तु का बिक्री उसी के कंट्रोल में है, ठीक है। वो कितना सप्लाई करेगा पूरा उसके नियंत्रण में, उसी के कंट्रोल में है। वो ज्यादा करना चाहेगा, बेसी बेचना चाहेगा दाम कम कर देगा, बेचना कम चाहेगा दाम बढ़ा देगा, मतलब सब उसी के हाथ में है। आगे पढ़िए, एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक माने विक्रेता होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। अच्छा बोलिए, यहाँ पर तो उद्योग का सामान बेचने वाला मार्केट में एक ही फर्म है, तो जब एक बाप का एक ही बेटा होता है, बापो होता है मालिक, बेटवो होता है मालिक। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एक बाप का 5 बेटा 10 बेटा, तब जब बेटा लोग कंपटीशन करेगा, बेटा लोग लड़ेगा तो बाप निर्णय लेगा। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत तय करता है और सभी फर्म उद्योग का दाम को स्वीकार करके बाजार में वस्तु को बेचता है उसी दाम पर, यानी फर्म कीमत स्वीकारक और उद्योग कीमत निर्धारक। कहां पर, पूर्ण प्रतियोगिता में। एकाधिकार में क्या है कि उद्योग का सामान बेचने वाला मार्केट में एक ही फर्म है, एक ही दुकानदार है, उसको कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं।
यानी वह फर्म भी दाम तय कर सकता है, वह फर्म भी अपना मन मर्जी करेगा मार्केट में, कभी दाम बढ़ाएगा कभी दाम घटाएगा। तो दाम तय करना काम किसका है? उद्योग का। लेकिन एकाधिकार में फर्म भी दाम तय कर सकता है, क्योंकि वो अकेला है, वो दाम कम बेसी करेगा लाभ कमाने के लिए, समझे? यानी एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक विक्रेता होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। जब एक बाप का एक ही बेटा होगा तो बापो निर्णय लेगा, बेटो निर्णय लेगा। एक उद्योग में एक ही फर्म होगा तो उद्योग तो कीमत तय करता ही है, फर्म भी कभी कभी कीमत कम बेसी करेगा अपना लाभ के लिए, क्योंकि उसको टक्कर देने के लिए, कंपटीशन देने के लिए कोई नहीं है, समझे? पढ़िए, यानी इसमें उद्योग ही फर्म होता है और फर्म ही उद्योग होता है। मतलब बाप भी मालिक है, बेटा भी मालिक है, दोनों काम कर सकता है, दोनों निर्णय ले सकता है, समझे? आगे पढ़िए, देखिए आगे क्या है, एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। पहला ए नंबर है, एक विक्रेता और अधिक क्रेता। एकाधिकार बाजार में वस्तु का एकमात्र उत्पादक यानी विक्रेता होता है, जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर गलती करता है बच्चा। एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होगा, एक ही फर्म होगा, लेकिन कस्टमर ज्यादा होगा। जहां पर एक ही विक्रेता होता है, एक ही दुकानदार होता है, वहां पर कस्टमर बेसी होगा ना, क्योंकि कस्टमर जाएगा कहाँ? कस्टमर तो सामान उसी के पास लेगा सबको, यानी सारा कस्टमर उसी के पास आएगा, तो यहाँ पर कस्टमर ज्यादा होगा और दुकानदार एक ही होगा, फर्म एक ही होगा, समझे? क्रेता अधिक लेकिन विक्रेता एक। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा है बी नंबर, निकट स्थानापन्न का अभाव। एकाधिकार बाजार में वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है, यानी हम जो वस्तु बेच रहे हैं, मेरा वाला वस्तु तो दूसरा कोई बेचेगा ही नहीं और दूसरा कंपनी का सामान भी नहीं बेचेगा। यानी पूरा मार्केट में साबुन, पूरा मार्केट में कोलगेट मेरे पास ही है, एक कंपनी का एक ही वस्तु एक ही विक्रेता, कोई निकट स्थानापन्न नहीं है। मतलब मेरे नजदीक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना तो मेरा वाला बेचेगा और ना तो हमको टक्कर देने के लिए कोई दूसरा कंपनी का सामान बेचेगा मेरे जगह पर, मेरे स्थान में, वैसा भी नहीं, एकदम ओनली वन। चलिए, कोई निकट स्थानापन्न नहीं। आगे देखिए सी पढ़िए, एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक। जब अकेला होगा तो स्वयं दाम तय कर सकता है एकाधिकारी फर्म। एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है, अकेला है, कोई कंपटीशन देने वाला नहीं है, तो वह जो अकेला फर्म है, अकेला व्यक्ति है, वस्तु का दाम स्वयं तय करेगा। आगे चलिए, आगे पढ़िए, देखिए देखिए आगे देखिए डी है, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। हाँ, एकाधिकार में एक ही होना चाहिए फर्म, एक ही विक्रेता होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई नया फर्म एंट्री नहीं मार सकता है, ओनली वन रहेगा, इसमें कोई भी नया फर्म नहीं आ सकता है। क्योंकि जब नया फर्म आ जाएगा, एक अकेला है, कोई यदि आ गया तो जाएगा द्वितीय अधिकार। एकाधिकार कब होता है? जब कोई बाजार में, उद्योग में वस्तु का एक ही विक्रेता हो, एक ही फर्म हो। यदि कोई दूसरा फर्म आ जाएगा हो जाएगा द्वितीय अधिकार, तीसरा आ जाएगा हो जाएगा तृतीय अधिकार। तो एकाधिकार का मतलब क्या है? एक का अधिकार ना, एक ही फर्म ना, तो इसमें कोई दूसरा फर्म कैसे आएगा? ठीक है, एकाधिकार बाजार में नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, अर्थात एकाधिकारी फर्म का बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी नया फर्म नहीं आ सकता है, क्योंकि नाम एकाधिकार है। एकाधिकार माने एक का अधिकार, दो का अधिकार नहीं, तीन का अधिकार नहीं, तो कोई भी नया फर्म इसमें नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं इसमें कोई कंपटीशन देने वाला नहीं होता है। आगे पढ़िए, देखिए आगे ई नंबर, देखिए ई नंबर, बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं। हाँ, यहाँ पर कस्टमर ठगाएगा, क्योंकि विक्रेता एक ठो है, तो जब विक्रेता एगो रहेगा ना, तो विक्रेता कस्टमर को नया नया बात बोलेगा, देखो ये नया वस्तु है इसलिए 5 दाम बेसी ले रहे हैं, ये अच्छा चलेगा, ये उससे बढ़िया है, चलेगा नहीं, झूठ बोलेगा। आप मजबूरी में हैं, क्योंकि एक ही विक्रेता है, आप कहाँ जाइएगा, सामान लेना पड़ेगा उसी के पास, तो आप ठगा जाइएगा। यानी आपको कभी वस्तु में ठग लेगा, क्वालिटी में, कई वस्तु का दाम में ठग लेगा, यानी यहाँ पर कस्टमर को पूर्ण ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा दुकानदार नहीं ना कि आप तुलना कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि सही दाम क्या है, एक ही विक्रेता है, तो आप ठगा जाइएगा। इसमें क्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ठगा जाता है। ठीक है, खासकर क्या बोलते हैं, गाँव में चप्पल दुकान एक होता है, कपड़ा दुकान एक होता है, मोबाइल फोन दुकान एक होता है, तो ठगा जाता है कस्टमर, क्या करेगा बेचारा, मजबूरी में है। चलो आगे देखो, आगे देखिए ऐप, देखिए ऐप, ऐप को पढ़िए। मांग वक्र का ढाल, एक अधिकारी फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है और सीमांत आगम एम आर औसत आगम ए आर से कम होता है, जिसके कारण मांग की लोच एक या एक से कम होती है। अब समझिएगा कि एकाधिकार बाजार में फर्म का मांग वक्र कैसा होगा। देखिए एकाधिकार बाजार है,
यानी किसी वस्तु का एक ही विक्रेता है, तो जब वो विक्रेता वस्तु का दाम बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा, तो कस्टमर लेगा उसी के पास सामान, लेकिन कस्टमर डिमांड कम कर पाएगा, क्योंकि जब दाम बढ़ जाएगा तो लेना उसी के पास है लेकिन कम लेगा। और जब दाम घटाएगा दुकानदार तो कस्टमर बेसी सामान ले पाएगा, डिमांड बेसी करेगा। तो बोलिए कैसा रिलेशन है, बोलिए प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम करेंगे, प्राइस घटेगा डिमांड करेंगे ज्यादा, तो नेगेटिव बात है। जब नेगेटिव बात होता है तो मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे गिरता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा, बाएं से दाएं नीचे होगा। पढ़िए देखिए, जब का एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका वाई हो गया, ठीक है। इधर क्या है प्राइस, इधर क्या है क्वांटिटी, बढ़िया से ग्राफ बनेगा एग्जाम में, क्वांटिटी हो गया प्राइस हो गया, क्लियर है। यहाँ पर मांग वक्र नेगेटिव ढाल वाला होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव संबंध है। तो मांग वक्र किसको बोलते हैं, ए आर वक्र को, औसत आगम ए आर को बोलेंगे मांग वक्र। तो मांग वक्र जाएगा नीचे की ओर ए आर, ठीक है, इसी को बोलेंगे डिमांड कर्व। तो जब ए आर नीचे गिरता है ना तो एम आर उससे अधिक नीचे गिरेगा, और एम आर उससे अधिक नीचे गिरेगा, गिरते गिरते वो क्या हो जाएगा, जीरो, नेगेटिव हो जाएगा। पहले रहेगा पॉजिटिव एम आर, फिर हो जाएगा जीरो, फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो गया आपका, ये आपका एम आर हो गया, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जब ए आर नीचे गिरती है मांग वक्र ए आर कर्व, तो एम आर उससे अधिक नीचे गिरती है और एम आर का मान ए आर से कम होती है, ठीक है। देख लीजिए एम आर कम है, देखिए ए आर ऊपर में है, देखिए एम आर नीचे है, यानी यहाँ पर ए आर ग्रेटर देन क्या होगा, एम आर होगा। ए आर ऊपर एम आर नीचे, और ए आर कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होगा, एम आर जीरो नेगेटिव होगा, ए आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम पढ़ाए हैं ए आर बराबर क्या होता है प्राइस, याद रखिए क्या होता है प्राइस। कैसे, क्योंकि ए आर बराबर होता है टी आर बटा क्यू। अब बोलिए टी आर क्या होता है पी इंटू क्यू बटा क्यू हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल, क्या बचेगा पी। देख लीजिए ए आर क्या हो गया, पी हो गया। तो प्राइस कभी जीरो होता है, वस्तु का दाम कभी जीरो होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा। तो ए आर होगा ऊपर में, एम आर रहेगा नीचे, इसलिए बोलते हैं ए आर ग्रेटर देन एम आर, समझे। अब देखना है मांग की लोच एक या एक से कम कैसे होगा। देखिए मांग की लोच कैसे निकालते हैं कि कीमत के चलते मांग पर कितना प्रभाव पड़ा, उसी को बोलेंगे मांग की लोच। कीमत के चलते मांग पर कितना प्रभाव पड़ा, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी मांग की लोच कितना होगा। देखिए तो एकाधिकार बाजार है, तो यहां पर जिस तरह से विक्रेता दाम बढ़ाएगा उस तरह से हम लोग मांग कम कर देंगे, और जिस तरह दाम कम करेगा उस तरह मांग हम लोग बढ़ा देंगे। यानी यहाँ पर कीमत जिस तरह से कम बेसी होगा ना, उस तरह मांग भी कम बेसी होगा, समझे नहीं समझे। जिस तरह से कीमत कम बेसी होगा उसी तरह से मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जब कीमत के चलते मांग पर सेम प्रभाव पड़े, बराबर प्रभाव पड़े, तो मांग किलो हो जाएगा एक के बराबर, ठीक है। और एक बात समझिए, एकाधिकार बाजार है, अकेला है, ये जब दाम कम बेसी करेगा तो हम लोग का मांग पर ना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकेला है, कहाँ जाएंगे, मजबूरी है, मजबूरी ना महात्मा गांधी, कहाँ जाना है भाई, इसी पास तो खरीदना है, मजबूरी है। तो ये जब दाम कम बेसी करेगा ना तो क्रेता का डिमांड पर, खरीदारी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यही लेंगे, कहाँ जाएंगे, लेना इसी के पास है। तो जब कीमत के चलते मांग पर प्रभाव कम पड़े तो मांग की लोच एक से कम होता है। तो इसलिए बोला मांग की लोच एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक के कम भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब कीमत के चलते मांग पर प्रभाव पड़ेगा बराबर, और एक से कम कब होगा, जब कीमत के चलते मांग पर प्रभाव कम पड़ेगा। तो एक अधिकारी है, ये दाम कम बेसी करेगा तो हम लोग मांग करेंगे ही, क्या करेंगे, उपाय नहीं है, यानी हम लोग खरीदारी में ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी मांग की लोच एक के बराबर होगा या तो एक से कम होगा, समझे। पढ़ लीजिए बढ़िया से, चलिए देख लीजिए। एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र नेगेटिव ढाल वाला होता है, जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, देख लीजिए नीचे गिर रहा है। और सीमांत आगम एम आर औसत आगम ए आर से कम होता है, देख लीजिए एम आर ए आर से कम है, यानी ए आर ग्रेटर देन एम आर है, ए आर ज्यादा है एम आर से। और मांग की लोच क्या होती है, एक या एक से कम, एक या एक से कम है, देख लीजिए। आगे चलिए, देखिए आगे क्या है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैक 2009 10 11 12 20, सवाल नंबर 5 पढ़िए। 5, एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, बढ़िया समझिएगा। एकाधिकारी भी है और प्रतियोगिता भी है, तो क्या बोले हम, एक ऐसा बाजार जिसमें विक्रेताओं की संख्या अनेक होती है, लेकिन सब विक्रेता के पास एक समान समरूप वस्तु नहीं होता है, होता है विभेदीकृत डिफरेंट डिफरेंट वस्तु, आपस में होगा निकट स्थानापन्न, यानी हम एक वस्तु के स्थान पर नजदीक में दूसरा वस्तु यूज कर सकते हैं, दोनों में काम एक करेगा
दोनों का काम एक है, लेकिन क्वालिटी, रंग, रूप, आकार, साइज अलग रहेगा, समझे, कंपनी अलग रहेगा। तो इसमें विक्रेताओं की संख्या अनेक होती है, ज्यादा होती है, लेकिन सब विक्रेता के पास अलग अलग कंपनी का, अलग अलग क्वालिटी का गुड्स रहेगा। इसके पास पतंजलि का साबुन, इसके पास लक्स, इसके पास लाइबॉय, इसके पास सिंथॉल, इसके पास निरमा, इसके पास डव, इस तरह से, ठीक है। बोलिए सब साबुन है, सबसे नहाएंगे तो आपस में तो कंपटीशन होगा ही, सब दुकानदार आपस में क्या करेगा, कंपटीशन करेगा ही, तो हो गया प्रतियोगिता। लेकिन सबका अपना अपना कंपनी है ना, सबका अपना अपना अकेला कंपनी है, सबके पास एक एक कंपनी है, क्या बोलेंगे उसको, एकाधिकारी। आप समझिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता हो गया, यानी सबका अपना अकेला अकेला एक एक कंपनी, एकाधिकारी, लेकिन सबके पास साबुन है तो आपस में कंपटीशन होगा ही, उसको बोलेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता। अब समझिए अपूर्ण प्रतियोगिता क्यों बोला, यानी इसमें आपस में कंपटीशन होगा, पूर्ण प्रतियोगिता के तरह नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ना सबके पास वस्तु सेम था, दाम भी सेम था, तो वह कंपटीशन पूरा पूरी था। बात समझिए, पूर्ण प्रतियोगिता में सब विक्रेता के पास ना एक समान वस्तु है, तो पूरा पूरी कंपटीशन था, एक समान दाम था, तो वहां बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पर क्या है, सबके पास अलग अलग कंपनी का वस्तु है, ठीक है, भले दाम सबका सेम हो सकता है, लेकिन कंपनी क्या है, अलग अलग, तो सबका कस्टमर बंधा हुआ है। कोई डब से ही नहाएगा, चाहे डब का दाम घटे बढ़े, कोई निरमा साबुन से ही नहाता है, कोई पतंजलि से ही नहाता है, कोई सिंथॉल से ही नहाएगा। यानी यहाँ पर सब विक्रेता के पास अलग अलग विभेदीकृत निकट स्थानापन्न वस्तु है, तो कंपटीशन तो होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जिसको आदत हो गया पतंजलि से नहाने का, सिंथॉल से नहाने का, डब से नहाने का, वो थोड़े छोड़ेगा। यानी कुछ लोग इधर उधर होगा, पूरा पूरी नहीं होगा, इसको बोलेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। समझे, पढ़िए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। देखिए आप समझिएगा, यही कहता है कि वास्तविक जगत में, यानी जो आधुनिक बाजार है, जरा सोचिए कि वास्तविक जगत का यानी आधुनिक जगत का जो बाजार है, क्या ऐसा है कि बाजार में सब विक्रेता के पास समरूप वस्तु है, मैंने पूर्ण प्रतियोगिता? नहीं। क्या ऐसा है कि पूरे बाजार में किसी वस्तु का एक ही विक्रेता है? नहीं, यानी एकाधिकार भी नहीं है। तो बात समझिए, आधुनिक जीवन का बाजार, वास्तविक बाजार जो है, ना तो पूर्ण प्रतियोगिता है ना तो एकाधिकार है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सबके पास एक समान वस्तु है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी वस्तु का एक ही विक्रेता है। तो कैसा है, विक्रेता ज्यादा है लेकिन सबके पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विभेदीकृत वस्तु है, उसको बोलेंगे निकट स्थानापन्न वस्तु। काम एक करेगा लेकिन कंपनी, क्वालिटी, रंग, रूप, आकार, गंध, सुगंध अलग है। यानी सबके पास कपड़ा है, कंपटीशन होगा लेकिन कपड़ा अलग अलग कंपनी है। सबके पास फोन है, कंपटीशन होगा लेकिन अलग अलग कंपनी का है। समझे, पढ़िए, वास्तविक जगत में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता प्रचलित होती है और ना ही एकाधिकार, अर्थात वास्तविक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों के गुण तत्व उपस्थित रहते हैं। इस बाजार में समूह के उत्पादक विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो एक समान तथा समरूप नहीं होते हैं, किंतु निकट स्थानापन्न अवश्य होता है। क्या समझे, इस बाजार में समूह के विक्रेता एक समान समरूप वस्तु नहीं बेचता है, वस्तु बेचेगा विभेदीकृत, डिफरेंट डिफरेंट, जो आपस में निकट स्थानापन्न होगा। मतलब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरा वस्तु यूज कर सकते हैं, दोनों का काम एक है, खाली क्वालिटी, रंग, रूप, आकार, साइज अलग है। समझे, चलिए आगे पढ़िए, उसी को बोलेंगे निकट स्थानापन्न। आगे देखिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, ये खूब पूछा है एग्जाम में, बहुत बार आया, बहुत बार। पहला है ए नंबर, विक्रेताओं की बड़ी संख्या में होना। इस बाजार में समूह में विक्रेताओं यानी फर्मों की बड़ी संख्या में होती है, ठीक है, फर्मों की एक बड़ी संख्या होती है जो आपस में प्रतियोगिता करते हुए निकट स्थानापन्न वस्तुओं को बेचती है। एक समान समरूप नहीं, एक समान समरूप, एक जैसा नहीं, ठीक है, कंपनी रहेगा अलग अलग, क्वालिटी अलग, रंग, रूप, आकार, साइज अलग, काम एक करेगा लेकिन वस्तु अलग है, डिफरेंट है, उसको बोलेंगे विभेदीकृत, मतलब वस्तु विभेद। ठीक है, आगे पढ़िए, देखिए बी पढ़िए, विभेदीकृत वस्तु, देख लिया ना, विभेदीकृत उत्पादन। इस बाजार में समूह की फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बिल्कुल एक समान नहीं होती है, बल्कि आपस में निकट स्थानापन्न होती है, जिसका आपस में रंग, रूप, आकार, साइज, क्वालिटी में डिफरेंट डिफरेंट पाया जाएगा। आगे पढ़िए, आगे देखिए, मतलब काम एक करेगा लेकिन कंपनी, क्वालिटी अलग है। आगे देखिए सी पढ़िए, बाजार का अपूर्ण ज्ञान। ठीक है, देखिए इस बाजार में भी कस्टमर को पूरा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास जा रहे हैं वो अपना अपना वस्तु गाना गाएगा कि मेरा साबुन लो, मेरा साबुन से नहाएगा तो अच्छा काम करेगा, मेरा कोलगेट लो, मेरा कोलगेट में मुंह धोएगा तो हो जाएगा फ्रेश, मैक्स फ्रेश बोलेगा फ्रेश हो जाएगा, बोलेगा मेरा कोलगेट लो, मेरा कोलगेट में नमक के साथ नींबू है, बोलेगा मेरा साबुन लो, नहाएगा तो 5 दिन तक गंद करेगा, 5 दिन तक तुम फ्रेश रहेगा, इस तरह बोलेगा। यानी सबको अपना अपना कंपटीशन करेगा,
अपना अपना वस्तु के बारे में प्रचार करेगा, समझे। इस बाजार में क्रेताओं को बाजार दशाओं का अपूर्ण ज्ञान रहता है, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है, जिसके कारण उसे काल्पनिक रूप से कोई भी वस्तु विशेष श्रेष्ठ लगती है। यानी कस्टमर टेंशन में रहेगा, कौन तो ले कौन तो नहीं ले, कौन तो बढ़िया कौन तो खराब है, ठीक है। यानी वो टेंशन में रहेगा कि कौन तो बढ़िया होगा भाई, सबको अपना वस्तु के बारे में बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है। कोई बोल रहा है मेरा वाला लो, मेरा वाला में ये है, कोई बोल रहा है मेरा लो, मेरा वाला में ये है, कोई बोल रहा है मेरा वाला अच्छा है, कोई बोल रहा है मेरा वाला टिकेगा, कोई बोलेगा मेरा वाला लो बढ़िया रहेगा, बेसी दिन चलेगा। तो कौन तो ले, तो हम कंफ्यूज रहेंगे, यानी हमको पूर्ण ज्ञान नहीं रहेगा, ठीक है, हम कंफ्यूजन में रहेंगे। यहाँ पर होगा अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, समझे। चलिए यहाँ पर होगा अपूर्ण ज्ञान। आगे बढ़े, देखिए डी पढ़िए, डी फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर भी प्रतियोगिता है, तो कोई भी नया फर्म ग्रुप में आ सकता है, पुराना फर्म जा सकता है, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। जब प्रतियोगिता है, ऑलरेडी बहुत सारा विक्रेता फर्म है, तो कोई एक ठो आ जाएगा, कोई एक ठो चल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। वही बात समुद्र वाला, समुद्र में एक गिलास पानी एक्स्ट्रा ढाल दें, एक गिलास पानी निकाल लें, क्या फर्क पड़ेगा, अनंत पानी रहेवे करेगा, प्रतियोगिता होगा ही। इस बाजार में कोई भी नया फर्म समूह में प्रवेश करके निकट स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन एवं बिक्री कर सकता है, कोई पुराना फर्म बाहर जा सकता है, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है, नया फर्म आ सकता है, पुराना जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़िए, ई पढ़िए, ई विक्रय लागत माने विज्ञापन लागत। इसी मार्केट में होगा प्रचार प्रसार, इसी मार्केट में होगा विज्ञापन, समझे। यानी यहाँ पर सब विक्रेता अपना अपना कंपनी का प्रचार करेगा कि मेरा कोलगेट में नमक के साथ नींबू है, ठीक है, मेरा कोलगेट मुंह धोएगा तो हो जाएगा फ्रेश, मेरा साबुन बनाएगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा गंध करेगा, सेंट लगेगा, बढ़िया लगेगा। इस बाजार में विज्ञापन या विक्रय लागत अवश्य होती है, प्रचार प्रसार विज्ञापन इसी में होता है। आगे पढ़िए, देखिए देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है एफ पढ़िए, मांग वक्र का ढाल। इस बाजार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है और बाएं से दाएं नीचे गिरता है, जहां ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, लेकिन इसमें एकाधिकार बाजार की तुलना में मांग वक्र अधिक लोचदार होगा। देखिए अब यहां पर समझिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता पढ़ रहे हैं, विक्रेता ज्यादा है, लेकिन सब विक्रेता के पास अलग अलग विभेदकृत डिफरेंट डिफरेंट निकट स्थानापन्न वस्तु है। तो बोलिए कोई भी एक विक्रेता जब अपना वस्तु का दाम बढ़ाएगा तो उसका डिमांड ना बहुत घट जाएगा, और दूसरा विक्रेता का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई दाम बढ़ाएगा तो कस्टमर लेने आएगा, देखेगा दाम ज्यादा है तो ऑटोमेटिक मांग कम कर देगा। कुछ कस्टमर वस्तु लेगा, जिसको हो गया आदत, जिसको पसंद है, वो दाम बढ़ने पर भी घटने पर भी लेगा, लेकिन बहुत सारा कस्टमर रहेगा जो दाम बढ़ने के चलते क्या होगा, भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर उसको अलग विक्रेता दिख रहा है, भले उसके पास अलग कंपनी का सामान है दूसरों के पास, लेकिन भाग जाएगा वो, क्योंकि वो पैसा लेके नहीं आया है, पैसा कम लेके आया है। तो जैसे ही ये दाम बढ़ा देगा तो इसका डिमांड बहुत घट जाएगा और दूसरा का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, और जैसे कोई विक्रेता दाम कम कर देगा तो इसका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा और दूसरा का डिमांड बहुत घट जाएगा। यानी यहाँ पर ना कीमत के चलते मांग पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एकाधिकार बाजार में ना क्रेता को ऑप्शन नहीं मिल रहा था कहीं जाने का, एक ही विक्रेता था, और यहाँ पर कस्टमर को ऑप्शन मिल जाएगा कि चलो ये दाम बढ़ा दिया है उसके पास चल जाएंगे, ये दाम कम कर दिया है तो इसी पास लेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, इस तरह का होगा। यानी यहाँ पर कंपटीशन चलेगा, ठीक है। देखिए यानी प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है, दाम बढ़ रहा है मांग घट रहा है, दाम घट रहा है मांग बढ़ रहा है, नेगेटिव बात, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, बाएं से दाएं नीचे। जब नेगेटिव संबंध आ गया प्राइस और डिमांड में तो ग्राफ कहाँ जाएगा, बाएं से दाएं नीचे। ये हो गया प्राइस, ये क्या होगा आपका क्वांटिटी यानी डिमांड हो गया। तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव संबंध है तो मांग वक्र जाएगा नीचे, मांग वक्र बोलते हैं ए आर वक्र को, ठीक है, ए आर को बोलते हैं, ठीक है। तो ए आर हो गया हमारा डिमांड कर्व, इसी को बोलेंगे प्राइस, और जब ए आर नीचे गिरता है ना तो एम आर उससे अधिक नीचे गिरेगा, यानी एम आर उससे अधिक घटेगा, और एम आर घटते घटते हो जाएगा जीरो, नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका एम आर हो गया। तो एम आर यहाँ पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जब ए आर नीचे गिरता है मांग वक्र जाएगा बाएं से दाएं नीचे डिमांड कर्व, तो ए आर भी आएगा नीचे और वो अधिक नीचे गिरेगा, अधिक, जीरो नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए आर ऊपर रहेगा एम आर नीचे रहेगा, तो ए आर का मान ज्यादा होगा एम आर से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा मांग वक्र जो ए आर कर्व है थोड़ा अधिक लोचदार होगा, थोड़ा अधिक फैलेगा, इधर इधर रहेगा इधर। देखिए एकाधिकार में क्या था, एकाधिकार में क्या था कि ये आपका ए आर था, ठीक है, और ये आपका एम आर था, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होगा,
थोड़ा सा ए आर अधिक फैलेगा। देखिए ए आर इस तरह का हो जाएगा, ए आर और आपका एम आर इस तरह का होगा, क्योंकि यहां पर मांग वक्र कम लोचदार था, यहां पर मांग वक्र अधिक लोचदार होगा, अधिक फैलेगा। क्यों ऐसा होगा, बोलिए तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर जो कोई विक्रेता प्राइस को बेसी किया, कम किया, तो उसके चलते उसका डिमांड पर ना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को दूसरा दुकानदार ऑप्शन मिल रहा है ना, दूसरा वस्तु लेने का ऑप्शन मिल गया ना। यानी यहाँ पर किसी एक विक्रेता का दाम कम बेसी करने से उसका डिमांड पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और एकाधिकार में क्या था, एक ही विक्रेता है, लेना उसी के पास है, तो इसीलिए उसका कीमत कम बेसी करने से मांग पर बेसी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर मांग वक्र कम फैलेगा, मतलब लोचदार कम होगा, और यहाँ पर मांग वक्र अधिक फैलेगा, अधिक लोचदार होगा। देखिए अधिक फैला है, समझे? यानी यहाँ पर ईडी बराबर क्या हो जाएगा, एक से अधिक लोचदार। यहाँ पर होगा एक से अधिक लोचदार होगा, एक से अधिक होगा लोचदार। पढ़िए, इस बाजार में मांग वक्र नेगेटिव ढाल वाला होता है, जो बाएं से दाएं नीचे गिरता है, नीचे गिर रहा है। जहाँ ए आर ग्रेटर देन एम आर, देखिए ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, लेकिन इसमें एकाधिकार बाजार की तुलना में मांग वक्र अधिक लोचदार होगा। देखिए अधिक फैला है। देखिए एकाधिकार में इस तरह था, एकाधिकारी प्रतियोगिता में इस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पर कीमत के चलते डिमांड पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो मांग किलो एक से अधिक होगा। समझे? आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026, सवाल नंबर 6 पढ़िए। 6, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार में अंतर। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में अंतर। देखिए लिख दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 लिख दिए हैं। बाजार चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसका लगभग सारा सवाल एग्जाम में आ चुका है, सारा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मोनोपोली, इसको बोलेंगे मोनोपोली, एकाधिकार। तो सब तो पढ़ लिए, खाली अंतर कर दीजिए। देखिए चलिए अंतर करेंगे। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता में इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं दोनों की संख्या अधिक होती है, बिल्कुल सही। पढ़िए एकाधिकार में, पहला, इसमें केवल एकमात्र विक्रेता होता है एवं अनेक क्रेता होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पढ़िए, इसमें भारी मात्रा में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन पूरा पूरी होगा। इसमें देखिए अकेला विक्रेता है, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं, शून्य प्रतियोगिता पाया जाएगा। आगे देखिए, आगे पढ़िए। देखिए देखिए 3 है, इसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग करते हैं और फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत प्राप्त करता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक ही फर्म है तो दाम तय कर सकता है, क्योंकि उसका कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। और इसमें फर्म का कंपटीशन था, इसलिए उद्योग कीमत तय किया, अब फर्म कीमत प्राप्त करता, फर्म कीमत स्वीकार किया। इसमें क्या होगा, वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकारी फर्म स्वयं करेगा, अकेला जो फर्म है वही खुद कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। आगे पढ़िए, देखिए 4 देखिए, इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होगा। यहाँ पर कोई कस्टमर ठगाएगा नहीं, क्योंकि अनेक विक्रेता है, वो सही दाम मालूम कर लेगा तब वस्तु लेगा। इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, यहाँ पर कस्टमर ठगा जाएगा। एक ही विक्रेता है तो उसको मालूम नहीं चलेगा, ये जो विक्रेता अकेला है, ये जो हमको वस्तु दिया तो वस्तु सही दिया कि नहीं दिया, दाम सही लिया कि नहीं लिया, वो ठगा जाएगा, उसको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। 5 देखिए, इसमें फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन माने बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। इसमें कोई भी फर्म आ सकता है, जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन है, तो एगो आ जाने से एगो चल जाने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए इसमें, देखिए इसमें नई फर्म का उद्योग में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि ये एकाधिकार है, इसमें एक ही विक्रेता होगा, एक ही फर्म होगा, तो कोई नया फर्म नहीं आना चाहिए। समझे, नया फर्म का आने का पूरी प्रतिबंध रहेगा, रोक टोक रहेगा। आगे पढ़िए, आगे देखिए 6 नंबर, इसमें एक समान या समरूप कीमत पाई जाती है, इसमें कीमत विभेदीकरण की संभावना होती है। हाँ, अकेला विक्रेता है तो कभी वस्तु बेचने के लिए दाम घटा देगा, कभी बेसी बिकेगा, दाम बढ़ा देगा, यानी अपना मन मर्जी करेगा, क्योंकि वस्तु का जो सप्लाई है, बिक्री है, ये इसी के हाथ में कंट्रोल है। तो जब मन तब दाम कम बेसी करेगा वस्तु बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए। समझे, तो यहाँ पर कीमत अलग अलग पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 7 पढ़िए, इसमें ए आर बराबर एम आर होता है, पढ़ लिए हम लोग। ए आर बराबर एम आर, औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है। इसमें ए आर ग्रेटर देन एम आर होगा, यानी ए आर एम आर से अधिक होता है। आगे पढ़िए 8 देखिए, इसमें मांग वक्र यानी ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, बिल्कुल पढ़ लिए हैं। इसमें मांग वक्र नेगेटिव ढाल वाला होता है, जो बाएं से दाएं नीचे गिरती है, सब तो पढ़ लिए। आगे देखिए 9 पढ़िए, इसमें मांग वक्र पूर्णतः लोचदार ईडी बराबर इंफिनिटी होता है, इसमें मांग वक्र इकाई लोचदार
ईडी बराबर 1 होता है। देखिए आपको दे रहे हैं ट्रिक, देखिए ट्रिक समझिएगा, ट्रिक। पूर्ण प्रतियोगिता है तो होगा पूर्ण लोचदार, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार, और एकाधिकार में इकाई लोचदार। बोलिए हाँ कि ना? एकाधिकार में इकाई लोचदार माने 1 के बराबर, और पूर्ण प्रतियोगिता में होगा पूर्ण लोचदार यानी ईडी बराबर इन्फिनिटी। हो गया क्लियर? आगे चलिए, आगे देखिए सवाल नंबर 7 पढ़िए, 7 पढ़िए, 7 नंबर। एकाधिकार बाजार में फर्म ही कीमत निर्धारक होती है, कैसे? जैक 2015। बोलिए एकाधिकार बाजार है, मोनोपोली मार्केट, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, तो वह अकेला फर्म है, ऑटोमेटिक दाम तय करेगा, वो जब मन तब दाम बढ़ाया घटाएगा, वो अकेला फर्म है ना, कोई कंपटीशन देने वाला नहीं है, वो दाम तय कर सकता है क्योंकि वस्तु का सप्लाई उसी के हाथ में कंट्रोल है। वही तय करेगा कि कितना वस्तु बेचेंगे, अधिक बेचेंगे दाम कम कर देगा, कम बेचना चाहेगा दाम बढ़ा देगा। बोलिए एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण रहता है और बाजार में उसका कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, जिसके कारण एकाधिकारी व्यक्ति वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है। समझे? अकेला विक्रेता है, वस्तु का सप्लाई यानी पूर्ति उसी के हाथ में कंट्रोल है, पूर्ण नियंत्रण है, और इसका कोई प्रतियोगिता नहीं होता है, जीरो कंपटीशन वाला मार्केट है, तो ऑटोमेटिक वो खुद दाम तय करेगा, खुद जब मन तब दाम बढ़ाएगा घटाएगा। समझे? आगे इसीलिए बोलता है एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की संभावना होती है, यानी प्राइस कभी देखिएगा सुबह अलग था शाम में अलग हो गया क्योंकि अकेला है, मन मर्जिया है। आगे पढ़िए, एकाधिकारी व्यक्ति कीमत और उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है किंतु एक समय में एक साथ नहीं। ये VVI पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि एकाधिकारी व्यक्ति कीमत यानी प्राइस और उत्पादन यानी आउटपुट, आउटपुट यानी प्रोडक्शन दोनों को निर्धारित कर सकता है किंतु एक समय में एक साथ नहीं। बढ़िया समझिएगा, एकाधिकारी व्यक्ति है वो कितना उत्पादन करेगा, कितना दाम रखेगा, दोनों को तय कर सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ एक समय में तय नहीं कर सकता है। कैसे? समझिएगा, देखिए ये क्या है? प्राइस यानी कीमत, ठीक है। अब इधर क्या है? इधर है प्रोडक्शन। बोलिए क्या है? प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। बढ़िया समझिएगा। बोलिए तो जब कोई वस्तु का उत्पादन ज्यादा होगा तो उसको बेचने के लिए विक्रेता को दाम कम करना पड़ेगा ना। बोलिए ज्यादा वस्तु को बेचने के लिए दाम घटाना पड़ता है, और जब उत्पादन कम होगा, उत्पादन जब कम होगा तब दाम बढ़ता है वस्तु का, हाँ कि ना? जब वो बेसी उत्पादन कर लेगा तो बेसी को बेचने के लिए दाम कम रखना पड़ेगा, जब उत्पादन कम करेगा यानी वस्तु कम रहेगा उसके पास तब वो दाम बढ़ा सकता है। देखिए तो दोनों देखिए एक जैसा नहीं हो रहा है, यानी जब उत्पादन बेसी कर रहा है तो बेचने के लिए दाम घटाना पड़ेगा, और जब उत्पादन कम करेगा, सामान कम रहेगा तब दाम बढ़ा सकता है। मतलब दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों को तय कर रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, उल्टा है। मतलब दोनों एक साथ नहीं होगा, होगा दोनों लेकिन एक साथ नहीं होगा। समझे? दोनों को निर्धारित कर सकता है किंतु एक समय में एक साथ नहीं। क्लियर है? आगे चलिए, आगे पढ़िए, देखिए 8 पढ़िए, 8 एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर। ठीक है, जैक 2026 तक लिख दिए हैं, पढ़िएगा बढ़िया से। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी ये आपका हो गया मोनोपोली, जिसमें किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होगा, और इसमें क्या होगा? एकाधिकारी प्रतियोगिता, इसमें विक्रेता अधिक होगा लेकिन सबके पास समरूप वस्तु नहीं होगा, होगा विभेदीकृत डिफरेंट डिफरेंट निकट स्थानापन्न वस्तु होगा। समझे? इसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, बोलिए पढ़िए पहला देखिए, इसमें केवल एकमात्र विक्रेता होते हैं, इसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा पढ़िए, इसमें एक ही वस्तु होती है, इसमें वस्तु में विभेदीकृत डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखिए आगे बढ़िए, तीसरा इसमें निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होता है, माने कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होगा, एक ही विक्रेता एक ही वस्तु होगा, ना तो मेरा वस्तु किसी के पास, ना तो हमको टक्कर देने के लिए कोई निकट स्थानापन्न वस्तु भी होगा, कुछ नहीं होगा, ओनली वन विक्रेता एक वस्तु। इसमें निकट स्थानापन्न वस्तुएं पाई जाती है, उपलब्ध होती है। आगे पढ़िए, यानी इसमें अलग अलग विक्रेता के पास अलग अलग कंपनी का वस्तु पाया जाएगा, अलग अलग क्वालिटी रंग रूप का, लेकिन काम एक करेगा, उसको बोलेंगे निकट स्थानापन्न वस्तु। मतलब मेरे निकट में दूसरा दुकानदार ऐसा वस्तु बेच रहा है जो यदि कस्टमर मेरा वस्तु नहीं लेगा तो अलग वस्तु लेकर के दूसरा वस्तु लेकर के काम चला सकता है, उसको बोलेंगे निकट स्थानापन्न वस्तु। समझे? आगे पढ़िए, देखिए 4 देखिए, इसमें नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ए भाई एकाधिकार है, एकाधिकार में एक का अधिकार, तो नया फर्म कैसे आएगा?
प्रतिबंध है। इसमें फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन माने निष्कासन की स्वतंत्रता होगा। इसमें कोई भी नया फर्म आ सकता है, पुराना फर्म जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन वाला मार्केट है। कोई एगो आ जाएगा, कोई एगो चल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। आगे चलिए 5 देखिए, इसमें शून्य प्रतियोगिता होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा। इसमें सीमित प्रतियोगिता होगी। सीमित का है बोले, सीमित माने अपूर्ण, याद रखिएगा। सीमित मतलब अपूर्ण, क्योंकि इसमें सब विक्रेता के पास एक समान समरूप वस्तु नहीं है जो कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता की तरह होगा। प्रतियोगिता होगा लेकिन होगा अपूर्ण, क्योंकि कोई कस्टमर को जो वस्तु यूज करने का हो गया आदत, वो यूज करबे करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, चाहे दाम घटे चाहे बढ़े। यानी इसमें कंपटीशन होगा। कोई विक्रेता दाम कम बेसी करने से अलग विक्रेता का डिमांड सप्लाई कम बेसी होगा, लेकिन पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह नहीं होगा, समझे, अपूर्ण होगा, सीमित। आगे पढ़िए, देखिए 6 पढ़िए। इसमें एआर एवं एमआर दोनों नीचे गिरते हैं, किंतु एआर वक्र अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है। इसमें भी एआर एवं एमआर दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन एआर वक्र अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है। मैंने इस तरह देखिए बोल रहा है, इसमें एआर अधिक फैला रहेगा, इस तरह का एमआर रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका एआर इस तरह का रहेगा, ठीक है, और एमआर इस तरह का रहेगा। बात बुझे, यानी एआर कम लोचदार, एआर देखिए अधिक लोचदार। देखिए देखिए अधिक फैला है, देखिए कम फैला है, बुझे। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग सवाल में कितना 9 पढ़ेंगे। 9, उन 4 आधारों को समझाइए जिन पर विभिन्न बाजारों को परिभाषित किया जा सकता है या परिभाषित किया जाता है। समझे, उन 4 आधारों को समझाना है जिन पर विभिन्न बाजारों को परिभाषित किया जाता है। समझे, जैक 2020, 14, 16, 18, 23 देख रहे हैं कितना बार दिया, देखिए, ठीक है, 2020, 14, 16, 18, 23, देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हम क्या बोले, बाजार चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, वैसा 4 को आधार समझाना है, मतलब 4 तरीके से करना है अंतर भिन्न भिन्न बाजार के बीच। समझे, वह 4 आधार निम्नलिखित है जिन पर विभिन्न बाजारों को परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए, इधर है आधार, ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता, ये हो गया एकाधिकार, ये हो गया आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता। बढ़िया समझिएगा, सब पढ़ लिए हैं। देखिए, पहला आधार लिया है, पहला आधार लिया 1 नंबर, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या। बोलिए, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, दोनों बहुत अधिक होता है। एकाधिकार में एक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में दोनों अधिक होगा, बहुत अधिक नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह बहुत अधिक नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दोनों अधिक। पहला हो गया। देखिए पढ़िए, सेकंड पढ़िए। सेकंड है प्रतियोगिता, तो इसमें प्रतियोगिता क्या होगा, बहुत अधिक। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं, शून्य होगा। इसमें प्रतियोगिता होगा सीमित यानी अपूर्ण होगा, इसलिए इसका नाम है अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 3 नंबर देखिए, पढ़िए तीसरा देखिए, वस्तु। तो इसमें वस्तु कैसा होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप एक समान होगा। एकाधिकार में एक ही वस्तु होगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होगा, वस्तु का विभेदकृत किंतु होगा निकट स्थानापन्न, माने डिफरेंट डिफरेंट होगा लेकिन बिल्कुल डिफरेंट नहीं, आपस में होगा निकट स्थानापन्न, माने एक के स्थान पर हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए 4 पढ़िए, मांग वक्र का ढाल। इसमें होगा पूर्णतः लोचदार, ईडी बराबर इंफिनिटिव। इसमें होगा इकाई लोचदार, ईडी बराबर 1। इसमें होगा इकाई से अधिक लोचदार, ईडी 1 से अधिक। देखिए क्या बोले आपको, हम ट्रिक दिए, ट्रिक। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार, एकाधिकार में इकाई लोचदार माने 1 के बराबर, और एकाधिकारी प्रतियोगिता के लंबा नाम है तो 1 से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार होगा, ईडी होगा ग्रेटर देन 1। बात समझिए, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार, ठीक है। एकाधिकार में इकाई लोचदार 1, और एकाधिकारी प्रतियोगिता के लंबा नाम है तो एक इकाई से अधिक लोचदार माने 1 से अधिक लोचदार, ईडी 1 से ज्यादा होगा, ईडी ग्रेटर देन 1। समझे, आगे चलिए, देखिए आगे पढ़िए, देखिए आगे क्या पढ़िए, देखिए आगे है 10 पढ़िए, 10, अल्पा अधिकार बाजार की परिभाषा दे। क्या बोला, अल्पा अधिकार बाजार की परिभाषा दे। नाम क्या, अल्पा अधिकार, माने इसमें अल्प लोगों का अधिकार होगा, कुछ ही विक्रेता होगा। पढ़िए, अल्पाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु का केवल कुछ ही विक्रेता होता है। अल्प होगा, अल्प विक्रेता अल्प होगा, जो या तो समरूप वस्तु उत्पादन करते हैं और बेचते हैं, या तो फिर विभेदकृत डिफरेंट डिफरेंट वस्तुओं को उत्पादन करते हैं बेचते हैं। याद रखिएगा, इसमें कुछ ही विक्रेता होगा, विक्रेता अल्प होगा, या तो समरूप एक समान वस्तु उत्पादन करेगा बेचेगा, या तो फिर अलग अलग वस्तु उत्पादन करेगा बेचेगा। समझे, आगे चलिए, आगे देखिए सवाल नंबर 11 पढ़िए, 11 है द्विअधिकार। द्विअधिकार में डायपोली बाजार की परिभाषा दे। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे डायपोली, ठीक है, इसको बोलेंगे डायपोली, ठीक है, इसको बोलेंगे डायपोली मार्केट, द्विअधिकार बाजार, ठीक है।
वह बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल दो विक्रेता हो उसे कहेंगे द्विअधिकार बाजार। ठीक है, एकाधिकार एक ही विक्रेता, द्विअधिकार दो विक्रेता, अल्पाधिकार कुछ विक्रेता, पूर्ण प्रतियोगिता अनेक विक्रेता। समझे? चलिए, तो क्या बोला? द्विअधिकार बोला, द्विअधिकार। तो वह बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल दो विक्रेता हो उसको बोलेंगे द्विअधिकार डायपोली मार्केट। चलिए आगे चलिए, आगे पढ़िए। देखिए 12 पढ़िए 12। विक्रय लागत या विज्ञापन लागत क्या है? देखिए, मतलब विक्रेता लोग जो है, कंपनी लोग, देखिएगा, प्रचार प्रसार करता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार करता है। काहे करता है? अपना वस्तु का बिक्री को बढ़ाने के लिए दुकानदार लोग, कंपनी लोग प्रचार प्रसार में जो पैसा खर्च करता है विज्ञापन में, उसको बोलेंगे विज्ञापन लागत या विक्रय लागत। समझे? एक विक्रेता अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन या प्रचार प्रसार पर जो खर्च करता है उसे विज्ञापन लागत या विक्रय लागत कहते हैं। इसी को बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। प्रचार प्रसार पर किया गया खर्च, अपना बिक्री बढ़ाने के लिए जो विज्ञापन कर रहा है, प्रचार प्रसार, ऐड दिखा रहा है, ऐड, समझे, ऐड करवा रहा है लोगों से। यह एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में अनिवार्य रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में अनिवार्य रूप से देखने को मिलती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है? सभी विक्रेता के पास एक समान समरूप वस्तु नहीं होता है, सबके पास होता है विभेदीकृत निकट स्थान वस्तु। तो सबको अपना अपना कंपनी करता है प्रचार, एड दिखाता है कि मेरा वस्तु लो, ये फायदा होगा, मेरा वस्तु में ये गुण है, मेरा वस्तु उससे अच्छा है। इस तरह का एड दिखाएगा, प्रचार करेगा। समझे? आगे चलिए, देखिए देखिए पढ़िए क्या आगे, देखिए आगे पढ़िए। देखिए 13 देखिए 13। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार में फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? बोलिए, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार में फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा? तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के बीच पूरा पूरी कंपटीशन है। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु यानी एक समान वस्तु का बहुत अधिक फर्म है, बहुत अधिक विक्रेता है, तो आपस में पूरा पूरी कंपटीशन चलता है। तो जो कंपटीशन वाला मार्केट में ज्यादा लाभ होगा? नहीं होगा, लाभ कम होगा। जब कंपटीशन वाला मार्केट रहे तो लाभ कम होता है, उसको बोलेंगे सामान्य लाभ, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा नॉर्मल, मतलब बहुत कम होगा। कभी कभी आपको असल दाम में भी वस्तु बेचना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता, पूरा पूरी कंपटीशन है। तो जहां पर किसी समरूप वस्तु का बहुत अधिक विक्रेता होगा, पूरा पूरी कंपटीशन होगा, वहां पर विक्रेता को, फर्म को ज्यादा लाभ नहीं होता है, लाभ होगा कम, लाभ होगा सामान्य। हाँ, जहां पर होगा एकाधिकार, मोनोपोली, एक ही विक्रेता होगा, वहां पर लाभ होगा असामान्य, मतलब जितना मन तितना, उसको बोलेंगे अधिकतम। समझे? पढ़िए, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कम लाभ, न्यूनतम लाभ। एकाधिकार में फर्म को असामान्य लाभ, मतलब अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। एकाधिकार में एक ही विक्रेता है, बेसी लाभ कमाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में ढेरी फर्म है, कंपटीशन है, तो लाभ बेसी नहीं कमा पाएगा, उसको बोलेंगे सामान्य लाभ, इसको बोलेंगे असामान्य लाभ। समझे? आगे पढ़िए, देखिए क्या आगे, देखिए आगे पढ़िए। देखिए आगे है 14, देखिए 14, 14 पढ़िए 14। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग और फर्म में क्या अंतर होता है? बोलिए, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग मालिक है जो कीमत तय करता है, जिसको बोलेंगे प्राइज मेकर, कीमत निर्धारक। अब फर्म क्या है? फर्म कीमत को स्वीकार करेगा, कीमत को प्राप्त करेगा, और उद्योग जो कीमत तय किया उसी कीमत को स्वीकार करके बाजार में अपने वस्तु को उसी दाम पर बेचेगा। यानी उद्योग होगा कीमत निर्धारक, प्राइज मेकर, फर्म होगा कीमत स्वीकारक, प्राइस टेकर। समझे? पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में अनेक फर्में होने के कारण उद्योग को कीमत निर्धारक एवं फर्म को कीमत स्वीकारक, कीमत प्राप्त करता, कीमत ग्रहण करता कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी उद्योग को बोलेंगे प्राइज मेकर, कीमत बनाने वाला, कीमत तय करने वाला, कीमत निर्धारक, और जो होगा फर्म ना, फर्म कीमत स्वीकारक बोलेंगे, कीमत प्राप्त करता, कीमत ग्रहण करता, इसको बोलेंगे प्राइस टेकर। क्या बोलेंगे? प्राइस टेकर। समझे? आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है 15, देखिए अंतिम सवाल है ये 15, पढ़िए 15 नंबर सवाल, अंतिम। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में कीमत यानी प्राइस और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट एमसी के बीच क्या संबंध होता है? बोलिए, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में कीमत यानी प्राइस और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट एमसी के बीच संबंध क्या होगा? देखिए, बोलिए तो कीमत क्या होता है? प्राइस। किसको बोलेंगे कीमत यानी प्राइस? तो फर्म जिस दाम पर वस्तु को बेचता है उसको बोलेंगे कीमत यानी प्राइस। अब बोलिए सीमांत लागत क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? सीमांत माने एक अतिरिक्त, लागत माने खर्च। तो किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको बोलेंगे सीमांत लागत।
तो बात समझिएगा, सीमांत लागत हो गया मार्जिनल कॉस्ट एमसी, एक एक्स्ट्रा वस्तु बनाने का एक्स्ट्रा खर्च। अब प्राइस हो गया एक वस्तु जिस दाम पर बेचते हैं उसको बोलेंगे कीमत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में ना पूरा पूरी कंपटीशन है, तो वहां पर एक वस्तु एक्स्ट्रा बनाने में जितना खर्च हुआ है कीमत भी उसी के आसपास रहेगा, यानी आप ज्यादा लाभ नहीं कमा सकते हैं, आपको कीमत भी उसी के आसपास रखना पड़ेगा। हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत लागत से आप अधिक कीमत ले सकते हैं, अधिक कीमत अधिक लाभ कमा सकते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत बराबर होगा सीमांत लागत, यानी प्राइस बराबर एमसी, यानी एक इकाई एक्स्ट्रा बनाने में जो खर्चा किए मार्जिनल कॉस्ट एमसी, उसी के आसपास आपका दाम तय रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता है, ताबड़तोड़ कंपटीशन है, ज्यादा लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो एक इकाई बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्च किए सीमांत लागत, उसी के आसपास आपको दाम तय करना पड़ेगा, यानी इसमें प्राइस और सीमांत लागत दोनों बराबर होगा, समझे। ये क्वेश्चन बहुत बार दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ना प्राइस सीमांत लागत के बराबर होगा, यानी प्राइस बराबर एमसी होगा, समझे। आगे चलिए, आगे देखिए एकाधिकार है, एकाधिकार तो यहाँ पर कीमत ज्यादा होगा सीमांत लागत से, यानी प्राइस ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से, क्योंकि यहाँ पर एक इकाई बनाने में जो खर्चा हुआ मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत उससे कहीं अधिक दाम तय करेगा एकाधिकारी विक्रेता। माने अकेला विक्रेता है ना, कोई कंपटीशन देने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिक एक वस्तु बनाने में जितना एक्स्ट्रा खर्च किया दाम कहीं उससे अधिक तय करेगा, यानी यहाँ पर प्राइस एमसी से ज्यादा होगा। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में ढेरी कंपटीशन है, तो वहां पर प्राइस एमसी के बराबर ही रहेगा, उसी के आसपास रहेगा, ज्यादा लाभ नहीं कमा सकता है। प्राइस वही जो खर्चा किया एगो इकाई एक्स्ट्रा बनाने में, उसी के आसपास कीमत रहेगा। और एकाधिकार में क्या है, अकेला भी करता है, तो कीमत ऑटोमेटिक जितना लागत है उससे अधिक रखेगा, अधिक लाभ कमाएगा, समझे। इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को बाजार चैप्टर कैसा लगा, कैसा समझ में आया, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।